देखिए, आपका एविडेंस लिखवाया जा रहा था और आपका उसी को आगे बढ़ाना है अभी 2-3 दिन। उसके बाद और आपका शुरू किया जाएगा। ये देखिए कौन सा सेक्शन लिखवाया जा रहा था भाई मेंस के लिए एक बार। 8 हो गया होगा पूरा। 10। अगला लिखिए आपका प्ली आप एलिबाई। हेडिंग डालिए तो इस पर भी आपका क्वेश्चन बनता है। प्ली आप एलिबाई या हिंदी में लिखिए अन्यत्र होने का अभिवाक। इस पर ज्यादातर क्वेश्चन या तो समस्यात्मक बना है या टिप्पणी में बना है। लिखिए प्ली आप एलिबाई या अन्यत्र, बात न करिए भाई, अब अन्यत्र होने का अभिवाक। आप लिख करके लिखिए, आपका दूसरी इसी में आपका और क्वेश्चन एक बन जाता है। आप लिख करके क्वेश्चन बनाइएगा। जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होते, जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होते, वे किन परिस्थितियों में सुसंगत होंगे, वे किन परिस्थितियों में सुसंगत होंगे, इसका उल्लेख करिए, इसका उल्लेख करिए। लिखिए उत्तर, लिखिए इसका। प्ली आप एलिबाई एक लैटिन शब्द है। प्ली आप एलिबाई एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे स्थान पर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे स्थान पर। इसका आशय यह है कि, इसका आशय यह है कि किसी अभियुक्त द्वारा किया गया यह अभिवाक, किसी अभियुक्त द्वारा किया गया यह अभिवाक माने कथन, अभिवाक माने कथन, यह अभिवाक यानी कि प्ली, यह अभिवाक कि वह सुसंगत समय एवं तिथि पर, वह सुसंगत समय एवं तिथि पर अन्य स्थान पर था, वह सुसंगत समय एवं तिथि पर अन्य स्थान पर था, अतः उसके द्वारा, अतः उसके द्वारा प्रश्नगत अपराध का किया जाना, अतः उसके द्वारा प्रश्नगत अपराध का किया जाना एक असंगत बात है, माने विपरीत बात है, एक असंगत बात है या अत्यंत अनधिसंभाव्य है, या अत्यंत अनधिसंभाव्य है। अनधि माने पूरी संभावना कि वो अपराध नहीं किया,
देखिए, अधिसंभाव्य का मतलब होता है कि पूरी संभावना है कि वह किया। अनधि लग जाए तो यानी कि पूरी संभावना है कि उसने नहीं किया। नहीं से इसका मतलब है अनधि संभाव्य। अधिसंभाव्य न लिखिएगा, अनधि संभाव्य। पैराग्राफ चेंज करके यह सिद्धांत, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, अब बार बार सिद्धांत का नाम नहीं लिखा जाएगा, ऊपर एक बार लिखवाया गया है। यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में समाहित है। 11 में समाहित है। यह एक विशिष्ट तथ्य होता है। यह एक विशिष्ट तथ्य होता है। स्पेसिफिक फैक्ट, ज्ञात न लिखिएगा। यह एक विशिष्ट तथ्य होता है। अतः इस अधिनियम की धारा 103 के तहत, अतः इस अधिनियम की धारा 103 के तहत इसे साबित करने का भार, इसे साबित करने का भार उस पक्षकार पर होता है। इसे साबित करने का भार उस पक्षकार पर होता है जो इसका अभिकथन करता है। मैंने जो कहता है कि न्यायालय इस पर विश्वास करे, एक लाइन में उसको लीगल भाषा में जो इसका अभिकथन करता है, मैंने प्ली करता है, बचाव लेता है, कह सकते हैं, जो इसका अभिकथन करता है। पैराग्राफ फिर चेंज करिए, 103 को जरूर समाहित करिएगा, मैं फिर बता दूं लिखते समय। हाँ, 11 में तो है ही, इसको 103 से जरूर 2 ही लाइन से ही कोरिलेट जरूर करिएगा। फिर पैराग्राफ चेंज करिए, धारा 11। अब धारा 11 लिखना है। हेडिंग डालिए, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है। हेडिंग डालिए, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है। कब सुसंगत है? वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है? ये थोड़ा मोटे लाइन में लिखना है, ये हेडिंग है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत हैं, वे तथ्य कामा दीजिएगा जो अन्यथा सुसंगत नहीं है। वे तथ्य लिखिए, वे तथ्य कामा जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, तब सुसंगत है, तब सुसंगत है। फिर आपका पैराग्राफ चेंज करके स्मॉल 1 में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, इस 1 में लिखिए, 1 2 2 क्लास है। 1, यदि वे किसी विवादक तथ्य, 1 में लिखिएगा, यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है,
यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। पैराग्राफ चेंज करके खंड 2 में लिखिए। 2 में यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग मतलब जुड़कर होता है, कोरिलेट होकर। यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व, अस्तित्व माने मौजूद होना और अनस्तित्व माने मौजूद न होना, अस्तित्व या अनस्तित्व, थोड़ा कठिन है भाषा इसकी, अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वहीं व्याख्या करना है, लिखिए। इस धारा के तहत सुसंगति का आधार विसंगत होना है। विसंगत होना है। जब दो तथ्य एक दूसरे के प्रतिकूल हो, जब दो तथ्य फैक्ट बातें कहिए, जब दो तथ्य एक दूसरे के प्रतिकूल हो तथा उनकी विपरीतता इस हद तक हो कि तथा उनकी विपरीतता इस हद तक हो कि दोनों तथ्यों का एक साथ सह अस्तित्व में होना, यानी कि मौजूद होना, सह अस्तित्व में होना संभव न हो। दोनों तथ्यों का एक साथ सह अस्तित्व में होना संभव न हो, तब विसंगत तथ्य भी सुसंगत हो जाते हैं। तब विसंगत तथ्य भी सुसंगत हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उदाहरण या दृष्टांत या इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन लिखिए या दृष्टांत या उदाहरण लिखिए। प्रश्न यह है कि क्या कौन ने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया। प्रश्न यह है कि क्या कौन ने किसी अमुक दिन
कलकत्ते में अपराध किया, बेयर एक्ट में ही यह दृष्टांत है पहला। अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया, यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था, यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत हैं। क्योंकि, कारण लिखिए इसका, क्योंकि वह सुसंगत समय पर किसी एक ही शहर में हो सकता है। क्योंकि वह सुसंगत समय पर, दोनों शहर में नहीं हो सकता, वह सुसंगत समय पर किसी एक ही शहर में हो सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। विवादक या सुसंगत तथ्यों, विवादक या सुसंगत तथ्यों का अस्तित्व या अनास्तित्व, विवादक या सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य, अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य, अत्यंत संभाव्य या अनधिसंभाव्य दर्शित करने वाले तथ्य भी इस धारा के तहत, सुसंगत बनाए गए हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अन्यत्र होने का अभिवाक, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अन्यत्र होने का अभिवाक निम्नलिखित मामलों में, अन्यत्र होने का अभिवाक निम्नलिखित मामलों में अभिवाक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अभिवाक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। फर्स्ट लिखिए, 1 2 3 करके लिखिए। पहला लिखिए, अभियुक्त घटना स्थल से इतना दूर था कि, अभियुक्त घटना स्थल से इतना दूर था कि वह अभिकथित अपराध, अभियुक्त घटना स्थल से इतना दूर था कि वह अभिकथित अपराध कर ही नहीं सकता था। वह अभिकथित अपराध कर ही नहीं सकता था। तो वही आपका कलकत्ता और लाहौर का उदाहरण पहला। दूसरा लिखिए, मृतक के जीवित सामने आ जाने पर, दूसरा लिखिए, मृतक के जीवित सामने आ जाने पर
इसका मतलब ये हुआ कि ए पर आरोप है कि उसने बी की हत्या की और बी जीवित सामने आ गया। वह दो बातों में एक ही सही हो सकती है, या तो बी जिंदा होगा या बी क्या हुआ होगा, मर गया होगा। दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, तो बी जिंदा है ये विसंगत बात है। फिर भी ध्रुव विरोधी होने के कारण क्या हो जाएगी, सुसंगत, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। लिखिए इसको। तीसरा लिखिए, दूसरे व्यक्तियों द्वारा अपराध का कारित किया जाना। दूसरे व्यक्तियों द्वारा अपराध का कारित किया जाना। यानी कि अभियुक्त ये कह सकता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया। किसने किया? दूसरे व्यक्ति ने किया। दूसरे व्यक्तियों द्वारा अपराध का कारित किया जाना। चौथा लिखिए, पीड़ित द्वारा स्वयं चोटें पहुंचाना। यानी कि स्वयं ये चोट पहुंचाया और हमें क्या किया है, फंसा दिया है। पीड़ित द्वारा स्वयं चोटें पहुंचाना। अगला लिखिए, पांचवा, शिशु की औरसता के मामले में। औरसता माने धर्मता। पिता कौन है? यानी कि एविडेंस की धारा 112। शिशु की औरसता के मामले में पहुंच का न होना। 112 में वही एक अपवाद है, पहुंच का न होना। शिशु की औरसता के मामले में पहुंच का न होना। अगला लिखिए, ऐसे मामले जिनमें यह साबित करना हो कि। अगला लिखिए, ऐसे मामले जिनमें यह साबित करना हो कि ऐसे मामले जिनमें यह साबित करना हो कि विवादित दस्तावेज उस व्यक्ति ने नहीं लिखा है। विवादित दस्तावेज उस व्यक्ति ने नहीं लिखा है जिसके द्वारा उससे लिखा जाना अभिकथित है। विवादित दस्तावेज उस व्यक्ति ने नहीं लिखा है जिसके द्वारा उसे लिखा जाना अभिकथित है। केस लिखे, पैराग्राफ चेंज करके। कम से कम 2 केस या 3 केस आपका 1 या 2 केस ऐड करना पड़ेगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। मुंशी प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार। 1-2 केस इसमें लिखिएगा। मुंशी प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार। AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट। AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभियुक्त घटना स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर था।
अभियुक्त घटना स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर था। ऐसा कथन अन्यत्र अभिवाक का कथन माना जाएगा। ऐसा कथन अन्यत्र माने दूसरी जगह, अन्यत्र अभिवाक का कथन माना जाएगा। ऐसे कथन को स्वीकार करने से पहले ऐसे कथन को स्वीकार करने से पहले न्यायालय को इस बात को देखना चाहिए कि न्यायालय को इस बात को देखना चाहिए कि घटना स्थल तथा अभियुक्त द्वारा बताई गई दूरी घटना स्थल तथा अभियुक्त द्वारा बताई गई दूरी कितनी है। कितनी है। यदि दोनों स्थानों की दूरी यदि दोनों स्थानों की दूरी इतनी कम है कि यदि दोनों स्थानों की दूरी इतनी कम है कि अभियुक्त अपराध करने के पश्चात अभियुक्त अपराध करने के पश्चात दूसरी जगह पहुंच सकता था। अभियुक्त अपराध करने के पश्चात दूसरी जगह पहुंच सकता था, तो ऐसे कथन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे कथन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न बनाइए आप। प्रश्न भाई अगला बनाइए। मन की दशा, प्रश्न बनाइए। मन की दशा या शरीर की दशा, मन की दशा या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य दर्शित करने वाले तथ्य कब सुसंगत होंगे। दर्शित करने वाले तथ्य कब सुसंगत होंगे, इसका उल्लेख करिए। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके उत्तर लिखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शरीर की दशा मन या शरीर की दशा
या शारीरिक संवेदना का, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्यों को, अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्यों को सुसंगत बनाते हुए यह कहा गया है कि, सुसंगत बनाते हुए यह कहा गया है कि के बाद कामा देकर लिखिएगा, मन की कोई भी दशा, मन की कोई भी दशा जैसे, दशा के बाद कामा देना है, जैसे आशय, कामा दीजिए ज्ञान, कामा दीजिए सद्भाव, फिर कामा देकर लिखिए उपेक्षा, फिर कामा देकर लिखिए उतावलापन, उतावलापन, फिर कामा देकर लिखिए किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले, या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की, अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व, शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं, दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं जबकि ऐसी मन की, जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की, जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व, किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद या सुसंगत है, विवाद या सुसंगत हैं पैराग्राफ चेंज करके लिखिए मन की दशा, हेडिंग डाल लीजिए, वहीं तीनों आपका व्याख्या करना है। स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा लिखिए, मन की दशा भौतिक तथ्य न होकर मानसिक तथ्य होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए मन की दशा, हेडिंग डाल लीजिएगा मन की, तो वहीं तीन दशाएं चलनी है। मन की दशा भौतिक तथ्य न होकर मानसिक तथ्य होती है, यानी कि मेंटल फैक्ट, मानसिक तथ्य होती है। अतः इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। अतः इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना
मुश्किल होता है। व्यक्ति के आचरण के आधार पर, व्यक्ति के आचरण के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है। न, व्यक्ति के आचरण के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है। मन की दशा के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। मन की दशा के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। आशय, ज्ञान, सद्भाव इत्यादि। आशय, ज्ञान, सद्भाव इत्यादि। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस धारा का स्पष्टीकरण 1, इस धारा का स्पष्टीकरण 1 मन की दशा के क्षेत्र को सीमित करता है। इस धारा का स्पष्टीकरण 1 मन की दशा के क्षेत्र को सीमित करता है, जिसमें यह कहा गया है कि, जिसमें मन स्पष्टीकरण में, जिसमें यह कहा गया है कि की के बाद कामा देकर लिखिएगा। जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि, जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के, वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है। अस्तित्व को दर्शित करता है, कामा दीजिए, उससे यह दर्शित होना ही चाहिए, उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा, उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं, साधारणतः नहीं, अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में, अपितु किंतु कहा जाता है, अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। उदाहरण लिखिए, दृष्टांत। ए पर शासक बी की गोली मारकर मृत्युकारित करने का आरोप लगाया गया है। ए पर शासक बी की गोली मारकर मृत्युकारित करने का आरोप लगाया गया है।
यह तथ्य कि ए यह तथ्य कि ए अन्य लोगों पर भी गोली चलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया था। यह तथ्य कि ए अन्य लोगों पर भी गोली चलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया था विसंगत होगा क्योंकि ये मन की सामान्य दशा है लेकिन यह तथ्य कि ए ने पहले भी बी पर गोली चलाई है लेकिन यह तथ्य कि ए ने पहले भी बी पर गोली चलाकर मारने का प्रयास किया है। ए ने बी पर गोली चलाकर मारने का प्रयास किया है। यह मन की विशिष्ट दशा है अतः सुसंगत होगी। यह मन की कैसी दशा है? यह मन की विशिष्ट दशा होने के नाते, ये भी लिख सकते हैं, यह मन की विशिष्ट दशा होने के कारण सुसंगत होगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इस धारा के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस धारा के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रायर कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि मन की बुरी दशा के रूप में, पूर्व दोष सिद्धि मन की बुरी दशा के रूप में सुसंगत होगी। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बताता है, पूछा भी जाता है हमेशा। प्रायर कन्विक्शन आपका तो 14 के बिहार में पूछा गया था कि 14 के किस एक्सप्लेनेशन में है, तो आपका 2 में। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए शरीर की दशा, स्टेट ऑफ बॉडी, मन की दशा हुई अभी। दूसरा आपकी किसकी दशा? शरीर की। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जब किसी वाद या कार्यवाही में जब किसी वाद या कार्यवाही में शरीर की दशा विवाद या सुसंगत तथ्य हो, शरीर की दशा विवाद या सुसंगत तथ्य हो, तब ऐसी दशा को दर्शाने वाले तथ्य, तब ऐसी दशा को दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। जैसे जैसे आयु यानी कि बच्चा छोटा था कि बड़ा था, कितनी एज थी, ये शरीर की दशा है, बहुत महत्वपूर्ण रहती है अपराधों में, यानी कि आपका जुनाइल जस्टिस एक्ट में अति महत्वपूर्ण है। आयु कामा दीजिए शरीर का दुर्बल होना, यानी कि मौर्य जी जैसे आपका सिरकंडी होना क्या क्या जब लोग
आपत्ति कर दिए हैं कि आप मौर्य जी को टारगेट भाई आपका वही है कि गवाह चुस्त और वादी सुस्त, नहीं वादी सुस्त पड़ गया है। यानी कि मौर्य जी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन जो इनके आपका सिपल सालार हैं, चेले चपाटी हैं, चेले चपाटी नहीं मित्र कहा जाए भाई क्योंकि फिर नाराज एक बार हो जाएंगे। शब्द वापस लिया जा रहा है भाई। जो इनके मित्र मंडली हैं, महिला मित्र और पुरुष मित्र आपका, क्योंकि भाई ये हर एक ग्रुप में इनकी पैठ है। तो वे लोग भाई शिकायत कर रहे हैं कि आप इतना मौर्य जी पर उदाहरण क्यों दे रहे हैं। तो उदाहरण बंद ही लगभग हो गया है। अब वो तो आ गया शरीर का क्या होना, दुर्बल। दिमाग में आ गया कि एक लड़की आई थी आपका और कही कि मौर्य जी कौन है, तो मौर्य जी प्रस्तुत किए गए, तो कही कि यही है मौर्य जी। हम तो समझ रहे थे कि बहुत मोटे ताजे होंगे लेकिन ये तो बहुत क्या है, दुबले पतले। फोटो वोटो पूरा खींची इनकी ताकि भाई स्मृति ताजी रहे 159 एविडेंस वाला। लिखिए भाई आगे आपका शरीर का दुर्बल होना, ये भी आपका शरीर की ही दशा है। कामा देकर लिखिए शरीर का शक्तिशाली होना, शरीर का शक्तिशाली होना ये भी शरीर की ही दशा है। फिर कामा दीजिए घायल अवस्था में होना, घायल अवस्था में होना। फिर कामा देकर लिखिए स्वस्थ होना, स्वस्थ होना। फिर कामा देकर लिखिए अस्वस्थ होना, यानी कि बीमार, अस्वस्थ होना। कामा देकर लिखिए दिव्यांग होना। देख ही रहे हैं कितना विवाद उत्पन्न हो गया आयोग द्वारा। दिव्यांग यानी कि विकलांग होना, तो देख ही रहे हैं दिव्यांग में ही तो एपीओ टल गई आपका। भाई आज वालों को देना था, लेग वालों को दे दिया आयोग ने, तो फिर रिजल्ट आपका पलटा। तो जो लेग वाले हैं वो चले गए हैं आपका, कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। उसमें नियम ये हैं, देखिए आपका मैंने फिर एक बार बता दिया जाए। जैसे कि इस बार जो यूपी एपीओ में ईडब्ल्यूएस में कुछ लोग डाले थे फार, ईडब्ल्यूएस की मेरिट जनरल से भी ऊपर चली गई है थोड़ा इस बार यूपी एपीओ में। अब जब आप ईडब्ल्यूएस में डाले हैं तो आप 10% वाले में ही फाइट करेंगे, इसके अलावा आप 40% में नहीं जा सकते। उसी प्रकार आपका ये दिव्यांग कोटा है, आइज वाला अलग है और 3-4 उसमें बांट दिया गया है। अगर आप माने पैर से विकलांग हैं तो आप पैर से विकलांग वाले ही कोटे में फाइट करेंगे। अगर आपका नंबर जनरल से अधिक भी है तब भी आपको प्री में क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा। तो इसमें हाँ, तो 10% में करिए और क्या, 10% में ही करना होगा। वो 40 अनार नहीं नहीं, प्री में ऐसा नहीं है भाई। फिर एक बार देखिए, देखिए जो प्री और मेंस में होता है ये लास्ट आपका इंटरव्यू में ये होता है। जो यूपी आयोग का आपका नियम है बता दिया जाए, प्री और मेंस दोनों में आप अपनी ही कैटेगरी में आप फाइट करेंगे। जब मेंस के बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें आपका मेरिट के अनुसार निर्धारित होता है। उसमें ओबीसी एससी एसटी जो भी हो जनरल में जा सकता है अगर उसका अंक ज़्यादा है, लेकिन नहीं इंटर फाइनल में। लेकिन प्री और इंटरव्यू में जो रिजल्ट निकलता है वो कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो प्री में भी वहीं 10% में फाइट करना है, मेंस में भी वहीं 10% में। हाँ, अगर आपका अधिक नंबर है तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर तब आप जनरल में जा सकते हैं अगर अधिक नंबर है। तो ये यूपी आयोग का ये नियम है, स्पष्ट याद रहे। तो इसलिए आपका कई लोग ईडब्ल्यूएस में डाले, 104 नंबर 104.5 नंबर एपीओ में था, नहीं हुआ। तो भाई पता किया गया
तो जनरल से कुछ पॉइंट मेरिट जो है ईडब्ल्यूएस की अधिक भाग गई है। तो रिस्क भी है, ये नहीं है कि अभी है कि ज़्यादा सीट रहती है तो उसमें चांस ज़्यादा रहता है। अब 2-3 सीट हैं तो उसमें चांस, जैसे आपका ये आने वाली है तो मान कर चलिए 10% आपका हो गया, ये 30 आपका ऐसे हो गया, और अगर 50 और बढ़ जाती हैं तो 35 सीट। तो जो ईडब्ल्यूएस में डालेगा तो 35 का 10 गुना रिजल्ट निकलेगा, यानी कि 350। तो 350 लड़के ईडब्ल्यूएस के आपका प्री क्वालिफाई करेंगे। मैं बता दूं, आपका भले 1000-2000 फार्म पड़ा हो तो रिस्क है। अब यह है कि भाई आपका लोग सोच रहे थे शुरुआती दौर में सर्टिफिकेट कम लोग बनवाए थे तो फायदा कुछ लोगों को मिल गया, अब तो झुआ भर सर्टिफिकेट बन गए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, संख्या ज़्यादा हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। और जो डाला था वो रो रहा है। अब कट ऑफ ऊपर गया एपीओ में, जनरल से ऊपर है ईडब्ल्यूएस का, हर एक एग्जाम में जा रहा है, इसमें कोई अब जा रहा है, पहले नहीं जा रहा था। आगे लिखिए भाई, उसको छोड़ो, तो बताया गया नियम आपका क्या है। लिखिए आपका दिव्यांग होना हो तो आ गया दिव्यांग, तो उस पर विवाद के कारण इतना समय चला गया। लेकिन ये भी जानना जरूरी है ताकि सतर्क होकर लोग आपका फार्म डालें, ये भी याद रखिए। जैसे बिहार का ही एक प्रकरण आया, एक लड़की जनरल में डाली थी, कही कि हमें ओबीसी में कन्वर्ट किया जाए, ये बिहार में नियम है लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप प्री में जनरल में डाले हैं तो लास्ट तक आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा, कैटेगरी चेंज किसी भी हाल में नहीं हो सकती। पता करा गया था यूपी में क्या पोजीशन है इस बारे में। तो प्री का फार्म डालते समय आपने कौन सी कैटेगरी चूज की है, इस पर आपका आगे का रिजल्ट निर्भर करेगा। बिहार में हो सकता है नियम हो कि आयोग को विवेकाधिकार होगा कि चेंज कर दे डिमांड पर, तभी तो चेंज हुआ, नहीं तो कोर्ट में लोग चले ही जाते। लेकिन यूपी में ऐसा संभव नहीं है, मैं बता दूं। लिखिए आपका केस एक लिखिए, एवसन बनाम किनियर्ड। हाँ, केस है एवसन, एवसन बनाम किन्नेर्ड। किन्नेर्ड 1805 किंग बेंच, 1805 का है किंग बेंच का। लिखिए, कथन उस समय किया जाना चाहिए, कथन उस समय किया जाना चाहिए जब शरीर की वैसी दशा विद्यमान थी, यानी कि जब बीमार थे तब कहते कि हम क्या हैं, बीमार हैं, तब स्वीकार होगा। ये नहीं कि स्वस्थ हो गए और कह रहे हैं कि हम क्या हुए थे 4 दिन पहले, तब कोई मतलब नहीं है। देखिए, कथन उस समय होना चाहिए जब शरीर की वैसी दशा विद्यमान थी। दृष्टांत लिखिए, कम से कम 1-14 में 16 दृष्टांत धारा 14 में है, लेकिन कम से कम एक उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। लिखिए उदाहरण, हेडिंग डालीजिए या दृष्टांत। लिखिए प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष से कारित की गई थी। प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष से कारित की गई थी। इसी लाइन में लिखिए, अपनी रुग्ण अवस्था में, अपनी रुग्णावस्था में माने जब वह बीमार था, विष जब दे दिया गया उसके बाद, अपनी रुग्णावस्था में क द्वारा
अपने शरीर के लक्षणों के बारे में, क द्वारा अपने शरीर के लक्षणों के बारे में किया गया कथन, किया गया कथन शरीर की दशा का उल्लेख करने के कारण, शरीर की दशा का उल्लेख करने के कारण सुसंगत होगा, शरीर की दशा का उल्लेख करने के कारण सुसंगत होगा। तीसरा हेडिंग डालिए आपका शारीरिक संवेदना, बॉडी फीलिंग, या इसको कहते हैं शारीरिक अनुभूति भी कहते हैं। आप लिख करके लिख सकते हैं शारीरिक संवेदना। तीन तथ्य थे, दो मैं लिखवा चुका हूं। शारीरिक संवेदना आप लिख शारीरिक अनुभूति। रेस्ट ले लीजिए भाई, काफी लंबा समय हो गया, तब इसको लिखवा जाए। आपका 14 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, एक दो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, तब चलेगा क्लास। अब आपका और क्वेश्चन लिखवा जाए।
देखिए जो चांस है भाई, आपका इस सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी जो पता लग रहा है जे की। और आपका वहीं फरवरी में चांस है प्री का एग्ज़ाम होने का, यूपी का। मैंने जो पता चला है अभी आपका, तो एक हफ्ता कम से कम अभी चलाया जाए शाम वाला बैच आपका, ताकि एविडेंस भी थोड़ा फंसा है निकल जाए ज़्यादा क्वेश्चन आपका। 32 तक थोड़ा समय लगता है, उसके बाद से कम समय लगता है आपका लिखवाने में और पढ़ने में। फिर आपका एडजस्ट करते हैं अगले हफ्ते से, क्योंकि पुराने लोग भी भाई अपना परेशान अब कर दिए हैं कि शाम को शुरू करिए जे के लिए। तो ये प्रयास किया जाएगा कि एक एपीओ का भी चलता रहे, यानी कि हो सकता है सीआरपीसी ही बची रहेगी तो एक सीआरपीसी लगा दिया जाएगा प्री कम मेंस के लिए। और एक सब्जेक्ट आपका 1.5 पौने 2 घंटा चलाया जाएगा। कोई देखते हैं आपका सब्जेक्ट एक आपका जो सुबह ना चल रहा हो वहीं लगाया जाएगा। यानी कि ऐसा लगाया जाए कि क्लास ना हो सुबह शाम में, यानी कि सुबह आपका अलग सब्जेक्ट चले और शाम को अलग। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग बहुत जल्दीबाजी में हैं उनको आपका 4-5 सब्जेक्ट डेली मिल जाएगा।
मैंने 4-5 सब्जेक्ट आपका डेली मिल जाएगा, तो उधर रिवीजन का चांस भी मिल जाएगा 1-1.5 माह। ये लिखिए भाई आपका, ये देखिए कहाँ तक। हाँ, शारीरिक संवेदना या शारीरिक अनुभूति या फीलिंग हम लिखवा रहे थे। लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके, जहाँ किसी वाद या कार्यवाही में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जहाँ किसी वाद या कार्यवाही में शारीरिक संवेदना की दशा, शारीरिक संवेदना की दशा विवाद या सुसंगत हो, विवाद या सुसंगत हो, वहाँ ऐसी शारीरिक संवेदना की दशा, वहाँ ऐसी शारीरिक संवेदना की दशा दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत होंगे, दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत होंगे। जैसे, कुछ उदाहरण लिखिए, जैसे व्यक्ति का कराहना, जैसे व्यक्ति का कराहना, ये भी शारीरिक संवेदना है। यानी कि गांव में कहा जाता है कि शरीरिया में बहुत पीड़ा हो रही है। यानी कि आपका इसको क्या बोला जाता है, पोर पोर क्या हो रहा है, क्या बोला जाता है रघुवीर भाई बिहार में? देखिए, पोर पोर दर्द नहीं कहा जाता, और कुछ कहा जाता है, पिरो रहा है। तो दर्द का है नाम ले रहे हैं भाई? असली भाषा में बोलिए, कहाँ यहाँ की भाषा यूज कर रहे हैं? हाँ, चलिए ठीक है भाई, आप ही की बात। मन न पिरो रहे पिरो है, शरीर भले पिरो दे। अगला लिखिए, कराना, कामा दीजिए, चिल्लाना, ये भी शारीरिक संवेदना है। चिल्लाना, रोना, नाचना, गाना, कामा देते रहेगा, नाचना, गाना, हंसी मजाक करना, इत्यादि, इत्यादि। लिखिए आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दृष्टांत या उदाहरण। एक उदाहरण यानी कि 3 बातों पर 3 उदाहरण कम से कम जरूर लिखना है। उदाहरण तो टोटल इस धारा में 16 है, लेकिन आपका 3 तथ्य में कम से कम 3 उदाहरण सेट करना ही होगा। लिखिए, क पर किसी अन्य व्यक्ति को, उदाहरण लिखिए, क पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का, क पर किसी अन्य व्यक्ति को, आ भी गया था बिहार में कूटकरण 28 वाला, आईपीसी की धारा 28। देखिए, क पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का कपटपूर्ण परिधान करने का अभियोग है, कपटपूर्ण परिधान करने का अभियोग है। यह तथ्य कि को एक कूटकृत सिक्के को, खड़ी पैर देकर लिखिएगा, यह तथ्य कि क एक कूटकृत सिक्के को, यह जानते हुए कि, यह तथ्य कि, फिर से एक बार देखिए, यह तथ्य कि क एक कूटकृत सिक्के को, यह जानते हुए कि वह सिक्का कूटकृत है,
दृष्टांत ही थोड़ा इधर हो गया, इधर उधर। दृष्टांत काट दीजिए भाई, दूसरा दृष्टांत हो गया। हाँ, ये दृष्टांत सटीक नहीं बैठ रहा, शारीरिक संवेदना। हाँ, काट दीजिए ये दृष्टांत, फिर हम दृष्टांत लिखवाते हैं, खोजना पड़ेगा आपका। इसको 4-5 लाइन छोड़कर लिखिए, कल दृष्टांत छांट के आएंगे छोटा। अगला लिखिए, छोड़ दीजिए। दृष्टांत ये काट दीजिए। तो देखते हैं कि छांटना पड़ेगा, कौन छोटा है। हट के लिख लीजिए, छोटा भी है, हो जाएगा। ये लिखिए भाई आपका प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है। लिखिए दृष्टांत में नहीं, वही लिखिए, छोटा दृष्टांत मिला है उसी को लिखिए। प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति, क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है। वाइब्रेट कर लीजिए भाई मोबाइल। दोषी रहा है, इसी लाइन में फुल स्टॉप देकर लिखेगा। अभिकथित क्रूरता के थोड़ी देर पहले, अभिकथित क्रूरता के थोड़ी देर पहले या पीछे उनकी एक दूसरे के प्रति भावना, उनकी एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां, उनकी एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य हैं। उनकी एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य हैं। अगला प्रश्न बनाइए, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पर बनता है। प्रश्न बनाइए अगला, समरूप तथ्य यानी कि सिमिलर फैक्ट, एक जैसे तथ्य, समरूप घटनाएं, समरूप तथ्य सामान्यतः विसंगत होते हैं। समरूप तथ्य सामान्यतः विसंगत होते हैं। इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। माने एक जैसी घटनाएं, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। लिखिए उत्तर इसका। सामान्यतः किसी वाद या कार्यवाही में, उत्तर लिखिए, सामान्यतः किसी वाद या कार्यवाही में समरूप तथ्य सुसंगत नहीं होते। सामान्यतः किसी वाद या कार्यवाही में समरूप तथ्य सुसंगत नहीं होते, क्योंकि क्योंकि
प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों पर निर्णित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों पर निर्णित किया जाना चाहिए, न कि पूर्ववर्ती घटनाओं के आधार पर, न कि पूर्ववर्ती घटनाओं के आधार पर। ये सामान्य नियम है। के आधार पर, इसी लाइन में लिखिएगा। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 तथा 15 में दो धाराएं लिखनी पड़ेंगी। 14 तथा 15 में कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए, माने दायरा सीमित है, कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए समरूप तथ्यों को, यानी कि सिमिलर फैक्ट को, एक जैसी घटनाएं, समरूप तथ्यों को सुसंगत बनाया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 14 के तहत, धारा 14 के तहत समरूप तथ्य साक्ष्य में, समरूप तथ्य साक्ष्य में इस उद्देश्य के अंतर्गत सुसंगत घोषित किए गए हैं। इस उद्देश्य के अंतर्गत सुसंगत घोषित किए गए हैं। सुसंगत घोषित किए गए हैं कि कोई कार्य विशेष मनोदशा के कारण किया गया है, कि कोई कार्य विशेष मनोदशा माने मन की दशा, विशेष मनोदशा के कारण किया गया है। लेकिन इस धारा का स्पष्टीकरण 1, इसी लाइन में लिखिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। लेकिन इस धारा का स्पष्टीकरण 1 मन की दशा के क्षेत्र को सीमित करता है। मन की दशा के क्षेत्र को सीमित करता है। जिसके तहत मन की दशा सामान्य न होकर विशिष्ट होनी चाहिए। जिसके तहत मन की दशा सामान्य न होकर विशिष्ट होनी चाहिए। अब कई उदाहरण मैं बताया हूँ। कुत्ते वाला, वाहन वाला, गोली चलाने वाला। फिर एक बार उदाहरण देखिए। एक के पास कई कुत्ते हैं, सभी कुत्ते लोगों को काटते हैं। ये मन की सामान्य दशा है।
अतः विसंगत है, इसे हम साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं। लेकिन कुत्ता नंबर 1 बी को काटा, फिर सी को काटा, डी को काटा, तो ये मन की कैसी दशा है? विशिष्ट। और ये समरूप जो घटनाएं हो रही हैं विशिष्ट मन की दशा के, ये क्या हुई है साक्ष्य में? सुसंगत। तो के एक कम से कम उदाहरण कुत्ते वाला ही लिखे उदाहरण। एक उदाहरण यहाँ चूंकि सेट करना है तो सबसे अच्छा कुत्ता वाला ही उदाहरण लिखिए, याद भी रहेगा। लिखिए उदाहरण, लिखिए लिखिए एक एक कुत्ते द्वारा, एक एक कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना ये जानता था, एक एक कुत्ते द्वारा, कामा दीजिएगा, द्वारा के बाद कामा दे दीजिएगा। एक एक कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना ये जानता था के बाद फिर कामा, किए गए नुकसान के लिए, किए गए नुकसान के लिए बी ए पर वाद लाता है, किए गए नुकसान के लिए बी ए पर वाद लाता है। यह तथ्य कि उस कुत्ते ने, यह तथ्य कि उस कुत्ते ने इसके पहले एक्स वाई तथा जेड को काटा था, कामा देते रहेगा, एक्स के बाद कामा, वाई के बाद और जेड के बाद। उस कुत्ते ने एक्स वाई तथा जेड को काटा था और उन्होंने ए से इसकी शिकायत की थी। सभी कुत्ते ने नहीं, उस कुत्ते ने, मैं लिखवा रहा हूँ। और सभी ने इसकी ए से शिकायत की थी। फिर एक बार देखिए, बोलिए वाक्य। हाँ, उन्होंने ए से इसकी शिकायत की थी। ऐसी शिकायतें, ऐसी शिकायतें समरूप तथ्य होने के कारण सुसंगत होंगी। सिमिलर फैक्ट, ऐसी शिकायतें समरूप तथ्य होने के कारण सुसंगत होंगी। पैराग्राफ चेंज करके केस लिखिए, हेल्स वर्सेज कर, हेल्स वर्सेज कर का केस है, हेल्स वर्सेज कर लिखिए। इसमें हेल्स बनाम कर लिखिए। इसमें प्रस्तुत मामले में एक नाई पर, प्रस्तुत मामले में एक नाई पर, नाई माने जो बाल काटते हैं, एक नाई पर उपेक्षा के लिए वाद लाया गया, उपेक्षा के लिए वाद लाया गया तथा यह कथन किया गया कि, तथा यह कथन किया गया कि नाई ने जानबूझकर, नाई ने जानबूझकर
ऐसा रेजर प्रयोग किया। नाई ने जानबूझकर ऐसा रेजर प्रयोग किया जिसका गंदा होना वह जानता था। जिसका गंदा होना वह जानता था। यह तथ्य कि उसी रेजर से नाई ने यह तथ्य कि उसी रेजर से नाई ने 2 अन्य व्यक्तियों की दाढ़ी बनाई थी और उन्हें दाद हो गया था। वही दांत खाद खजली। और उन्हें दाद हो गया था तथा उन्होंने नाई से इसकी शिकायत की। तथा उन्होंने नाई से इसकी शिकायत की। यह समरूप तथ्य होने के कारण सुसंगत होगा। यह समरूप तथ्य होने के कारण सुसंगत होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस अधिनियम की धारा 15 के तहत 14 में समरूप समाप्त हो गया, 15 लिखिए। इस अधिनियम की धारा 15 के तहत कुछ दशाओं में समरूप तथ्यों को कुछ दशाओं में समरूप तथ्यों को सुसंगत बनाया गया है। सुसंगत बनाया गया है। समरूप तथ्यों का साक्ष्य समरूप तथ्यों का साक्ष्य यह दर्शाने के लिए दिया जा सकता है कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य यह दर्शाने के लिए दिया जा सकता है कि कार्य आकस्मिक या शास्य था। कार्य आकस्मिक या शास्य था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। कामा देकर लिखिएगा। किया गया था, कामा दीजिए। तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था। सिमिलर घटना। यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था। आवली माने श्रृंखला। आवली का भाग था, कामा दीजिए, जिनमें से हर एक घटना के साथ जिनमें से
हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, माने जुड़ा हुआ था। जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, संपृक्त माने जुड़ा हुआ था, कामा दीजिए, सुसंगत है, सुसंगत है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में दृष्टांत, एक उदाहरण देना है यहाँ। दृष्टांत लिखिए। क पर यह अभियोग है कि, क पर यह अभियोग है कि अपने गृह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए, क पर यह अभियोग है कि अपने गृह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया, उसने उसे जला दिया। फुल स्टॉप देकर लिखिएगा। ये तथ्य कि कई गृहों में, ये तथ्य कि कई गृहों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, ये तथ्य कि कई गृहों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, कामा दीजिए, जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया, जिनमें से हर एक में, नहीं, जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया, कामा दीजिए, जिनमें से हर एक में आग लगी, जिनमें से हर एक में आग लगी, और ऐसे अग्निकांडों के पश्चात, और ऐसे अग्निकांडों के पश्चात उसे किसी भिन्न बीमा कार्यालय से, भिन्न बीमा कंपनी कहिए, किसी भिन्न बीमा कार्यालय से धन मिला, किसी भिन्न बीमा कार्यालय से धन मिला, कामा दीजिए, इस नाते सुसंगत हैं कि, माने जो पूर्ववर्ती घटनाएं हैं, इस नाते सुसंगत हैं कि उनसे यह दर्शित होता है कि, इस नाते सुसंगत हैं कि उनसे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे, वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे, माना अचानक नहीं जल रहा था, इरादे के साथ क्या कर रहा था, इसलिए समरूप घटनाएं क्या होंगी, आपका सुसंगत। इस प्रकार आपका ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आपका यूपी एपीओ में आया है सिमिलर फैक्ट, और ये आपका क्वेश्चन पर जनरल रूल लिखेंगे, फिर 14, फिर आपका मन की दशा, फिर एक दो उदाहरण, फिर 15, फिर कम से कम आप एक उदाहरण जरूर देंगे। अब 14-15 में सिमिलर फैक्ट क्या बनाए गए हैं, सुसंगत। कितना कितना पेज ये लिखा, देखिए 2-3 पेज हो गया है कि नहीं, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन, हाँ 2 पेज तो लिख ही सकते हैं। तो कल क्लास चलेगा भाई फिर आपका।